आइए आज आपको टीसीबीटी यानी ताराचंद बेलजी तकनीक की प्राकृतिक खेती जो पंच महाभूतों के ज्ञान पर आधारित है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक खेती से सीधे कैसे प्राकृतिक खेती में जाना है, छोटा सा भूमि उपचार का कोर्स करके। तो भूमि उपचार का कोर्स करके हम सीधे प्राकृतिक खेती में कैसे जाएं, आइए इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पंच महाभूत यानी पांच महाजीव जिन्होंने प्रकृति को बनाया है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि का भ, गगन का ग, वायु का व, अग्नि का और नीर का न, भ ग व अ न, भगवान। यानी प्रकृति के बनाने वाले पंच महाभूतों को हम बोलचाल की भाषा में भगवान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट कहा, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारा इति में भिन्ना प्रकृतिस्तधा। यह प्रकृति जो है पांच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार, मतलब मेरे आकार, मेरे डीएनए पर स्थित है। तो ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता के जो है 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में स्पष्ट कहा है। तो आइए पंच महाभूत के इस ज्ञान आधारित पर हमें कृषि सीखनी है, करनी है। क्यों सीखनी है? उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, किसान जब खेती करता है तो बीज, अनाज का निर्माण करता है। यहां प्रकृति के निर्माण का कार्य जो है किसान कर रहा है। इसलिए प्रकृति कैसे बनी, इस विज्ञान को जानना आवश्यक है। और इस पर मैं काम वर्ष 2009 से कर रहा हूं, प्राकृतिक खेती शोध संस्था बालाघाट का गठन करके। और मेरे साथ 100 किसानों ने मिल करके और पिछले 1.5 दशक हमने लगातार जो काम किया है, उस काम का परिणाम आपको मैं बताने वाला हूं। इस टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में रासायनिक खेती से ज्यादा उपज आती है। रासायनिक खेती से ज्यादा उपज और जैविक खेती से ज्यादा स्वाद। ज्यादा उपज भी आएगी और ज्यादा स्वाद भी आएगा। इसमें जो है, क्योंकि सभी पंच महाभूत हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, पंच महाभूत हैं, तो ज्यादा स्वाद तो आएगा ही आएगा, ऊर्जा तो रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा इस प्राकृतिक खेती में ना तो जुताई करना है किसान को, ना निंदाई करनी है, कोई खरपतवार आते नहीं, 2-4% खरपतवार आते जो फसलों को कोई नुकसान नहीं करते, ना गुड़ाई करनी है क्योंकि मिट्टी मक्खन जैसी मुलायम रहेगी, अपने आप जड़ें अंदर चलेंगी, अपने आप फसल बढ़ती है। ना जुताई, ना निंदाई, ना गुड़ाई, ना दवाई, ना कोई कीटनाशक जहर डालना, ना रासायनिक, ना जैविक। इसके अलावा कि इसमें जो है बहुत कम सिंचाई की भी जरूरत है, नाम मात्र की सिंचाई, क्योंकि हम फसल को नक्षत्र के अनुसार से खेती नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सिंचाई की जरूरत भी थोड़ी बहुत पड़ेगी। अन्यथा मेरे गुरुजी कहते थे कि आप नक्षत्र के आधार पर फसल लगाओ, सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आज देखिए जंगल में जितने पेड़ हैं, कब किसको सिंचाई की जरूरत पड़ती है? अपने आप बारिश के पानी से वो पौधे बढ़ते हैं। और बारिश के पानी जो है 30 फुट नीचे ज़मीन के अंदर से पानी ला करके जड़ों में देने का काम एक माइकोराइजा, जो खेती का हनुमान है, वो करता है। तो न जुताई, न निंदाई, न गुड़ाई, न दवाई, केवल नाम मात्र सिंचाई से। और नक्षत्र पर खेती करोगे तो सिंचाई की भी जरूरत नहीं। ऐसी प्राकृतिक खेती पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस खेती को आप जो है, आप सोल किसान ऐप और सोल एजुकेशन ऐप में आप जाएं और जा कर के और ये ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पर। और इसको जो है विधिवत आप अच्छे से सीख भी सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर तो ये आ ही रहा है। ये पद्धति जो है किसान को 100% रसायन मुक्त कर देगी। कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं है, न खाद के रूप में, न दवा के रूप में, न कोई उत्प्रेरक के रूप में। बाजार मुक्त भी करेगी ये पद्धति टीसीबीटी, क्योंकि एक सोल दुकान ऐप आ रहा है, सोल दुकान भी आ रहा है एक ऐप।
है, अभी एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। ये किसानों की दुकान होगी। जो टीसीबीटी पंच महाभूत फूड उगाएगा, ये ऐप उस फूड को जो है किसानों को उपलब्ध करवाएगी। सोल जो ऐप है, ये ऐप में ही जो टीसीबीटी खेती करेगा, उस खेती करने वाले किसान की जो है उत्पाद को ये ऐप बेचने में मदद करेगा। कोरियर एजेंसी जो टीसीबीटी पंचतत्व फूड उगाएगा, उनके यहाँ से माल उठाएगी, यानी अनाज उठाएगी, फल उठाएगी, सब्जी उठाएगी और जिनको ज़रूरत है उनको पहुँचाएगी। तो सोल दुकान ऐप भी डाउनलोड कर ले, ये किसानों की दुकान भी जो है बन रहा है। तो ये जो है ये टीसीबीटी पद्धति किसानों को बाजार मुक्त कर देगी। ना बाजार कुछ खरीदने जाना, ना बेचने जाना, क्योंकि इस बाजार ने ही गड़बड़ किया है, इसी ने सब गड़बड़ किया है और इसी ने नियंत्रण भी रखा है किसानों पर। बाजार ने ही किसानों को नियंत्रित रखा है। तो हम जो है सोल दुकान के जो है माध्यम से हम उस व्यवस्था में पहुंचेंगे जहां पर हमें कहीं ना बाजार कुछ खरीदने जाना, ना बेचने जाना है। फिर अपने आप जैविक जीवन भी ये पूर्ण करेगा। जो जीवो जीवस्य जीवनम की व्यवस्था है प्रकृति में, कि जीव ही जीव को जीवन देता है, जो जैविक जीवन की व्यवस्था है जिसमें यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि अष्टांगिक मार्ग पर जीवन जीने की प्रक्रिया भी ये शुरू करेगा। जैविक भोजन, जैविक घड़ी, जैविक ऊर्जा और जैविक कर्म, ये 4 प्रक्रिया से जो जीवन होगा इसको पूरा करेगा ये प्राकृतिक खेती, टीसीबीटी प्राकृतिक खेती। और ऐसा होगा तो सबका कल्याण, पंच महाभूत शुद्ध और सजीव हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, हमारे भगवान शक्तिशाली हो जाएंगे। मैं खेती इन्हीं को शुद्ध सजीव शक्तिशाली करने के लिए हमने ये सब शुरू किया था। मुख्य ध्येय हमारा यही है। ये जो अधिकतम उत्पादन, रासायन मुक्त खेती, ये तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्राप्तियां हैं कि ये तो हमें चलते चलते अनायास मिल रहे हैं कि हमारी खेती रसायन मुक्त हो रहा है, हम बाजार मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पंच महाभूत शुद्ध सजीव शक्तिशाली होंगे तो प्रकृति अपने आप शुद्ध हो जाएगी, सजीव हो जाएगी। प्रकृति की जो है कल कल छल छल नदियाँ वापस दिखने लगेंगी और सबका कल्याण इसमें सुनिश्चित है। मनुष्य नहीं, खेती से जो है चींटी चुलबुल से, चिड़िया से लेकर के जो है भूसा खाने वाली गाय और जो है बैल से लेकर के प्रकृति के जितने जीव हैं, सूक्ष्म जीव भी बड़े जीव भी, जिनको अंडज, द्विदज, स्वेदज और जरायुज जैसे 4 जीव कहे गए, सारे जीव जो हैं इन सब का कल्याण होगा। तो इस तरह से ये जो है प्राकृतिक टीसीबीटी प्राकृतिक खेती, ये जो है सबके कल्याण के लिए ये खेती है। किसान को ज़रूरत नहीं रहेगा बाजार जाने की, तो धीरे धीरे ग्राम व्यवस्था भी खड़ी होगी। जो नानाजी देशमुख है, जिनसे मैंने प्रेरणा प्राप्त किया, भारत रत्न पूज्य नानाजी देशमुख का सपना कि गांव जो हैं वो स्वावलंबी बने। तो जब ये जो है प्राकृतिक खेती आएगी, गांव में व्यवस्था धीरे धीरे खड़ी होगी। कोई कपड़ा बनाएगा तो कोई जो है गांव के जो अलग अलग काम होते छोटे छोटे उद्योग वो विकसित होंगे और गांव स्वावलंबी और समृद्ध होंगे। गांव स्वावलंबी होंगे तो हमारा देश जो है पुनः समृद्ध और सोने की चिड़िया होगा। तो हमारी प्राकृतिक खेती भारत को पुनः पुनः समृद्ध करेगी, प्रकृति की स्वयं पोषी, स्वयं विकासी, स्वयं पूर्ण व्यवस्था को पुनः पुनः खड़ी करेगी। तो आइए सीधे प्राकृतिक खेती कैसे करेंगे। आज रासायनिक खेती में बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई है। समस्या क्या खड़ी हो गई है? मिट्टी आज सबसे ज़्यादा बीमार है। हमारी मिट्टी सबसे ज़्यादा बीमार है। हमारी जो भूमि है वो मिट्टी हो गई है। भूमि मिट्टी यानी मर गई है और अशुद्ध भी हो गई है। अशुद्ध कितने तरह से हुई है? अशुद्ध हो गई है, 2 तरह से अशुद्ध हुई है ना। एक अशुद्ध हुई है केमिकल से और एक अशुद्ध हुई है नकारात्मक ऊर्जा से।
यानी दुर्गंध से। तो अभी जो है और अपूर्ण भी हो रहा है इकोलॉजी पर। इकोलॉजी है, ये इकोलॉजी जो है जहां तहां से छिन्न भिन्न हुई है। तो अभी हमारी जो भूमि है ये, इसमें जीवाणु खत्म हो गए हैं। एक तो जीवाणु इसमें खत्म हो गए और दूसरे कीटाणु बढ़ गए हैं। दो काम हुआ है खेती में गड़बड़। क्या हुआ है? एक तो जीवाणु ये खत्म हो गए हैं और दूसरे कीटाणु बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? हमने कच्चा गोबर डाला खेती का, और कच्चा गोबर में कौन आता है? कच्चा गोबर में कौन आता है? फंगस आता है, वायरस आता है, रस चूसक कीट आते हैं, व्हाइट ग्रब आता है। फिर ये खेत में जाते तो ये बढ़ते हैं। फिर इनको खाने जो है दीमक आता है, दीमक को खाने छिपकली, छिपकली को खाने सांप, सांप को जो है छिपकली और सांप आते हैं दीमक को खाने, और छिपकली सांप को खाने बिच्छू केकड़े आते, बिच्छू केकड़े बिल बनाते हैं, बिलों में चूहे पलते हैं, चूहों खाने बड़े सांप आते हैं, है ना। जहाँ ये कच्चा गोबर डाला जाता है वहाँ पर कचरे का बीज उगता है, ठीक है, वहाँ वायरस बढ़ता है, वहाँ दुर्गंध मिट्टी के अंदर आती है। तो ऐसे निगेटिव इकोलॉजी शुरू हो जाती है। दूसरा, आजकल बेसन का घोल डाला जा रहा है, बेसन का, गोबर गोमूत्र गुड़ बेसन का घोल आजकल डाला जा रहा है। ये बेसन सड़ता है तो दुर्गंध उत्पन्न करता है, ये कभी सुगंध उत्पन्न नहीं करता। ये दुर्गंध होगा तो दुर्गंध से फंगस वायरस यही आएंगे, और मिट्टी में दुर्गंध रहेगा तो अच्छे जीव कहाँ से आएंगे? शहर का सड़ा नाला, कभी अच्छा जीव वहाँ पैदा नहीं होता। वैसे ये बेसन का दुर्गंध वाला घोल भी खेती को बर्बाद ही करेगा, मिट्टी को निगेटिव करता है। तो अभी जो है ये जो है नकारात्मक ऊर्जा से अशुद्ध हुई मिट्टी और उससे कीटाणु बढ़े खेत में, तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा है ये भी खेती को बहुत जो है बेड़ा गर्क किया है। भारत गुलामी के बाद, पहले भारत गोवर्धन खाद बनाता था जो सुगंध पैदा करता था, है ना। भगवान कृष्ण ने सिखाया गोवर्धन खाद बनाना जो सुगंध पैदा करता था। अभी गुलामी के दौर पे हमने घूरा बना लिया, घूरा यानी कच्चे गोबर का ढेर, जिसे उकिरडा कहा जाता है, ठीक है, जिसे रूढ़ी कहा जाता है, ये बना लिया हमने घूरे का कच्चा गोबर जो है, FYM भी आजकल विज्ञान की भाषा में कहा जाता है, ये सब कच्चा गोबर है और ये सब निगेटिव। तो हमने क्या है, मिट्टी को अशुद्ध किया, उसमें केमिकल डाला, केचुए खत्म हो गए, कई जीव खत्म हो गए। रासायनिक खेती के कारण जमीन के ऊपर के भी कई जीव खत्म हो गए। जब कई जीव खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? इकोलॉजी टूट जाएगी, ऐसे जहां तहां से टूट जाएगी, इकोलॉजी टूट गई। अब जब इकोलॉजी टूटेगी तो प्रकृति पूर्ण नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं प्रकृति में उसका क्षोभ होगा। जैसे केचुए 5 फुट 10 फुट 15 फुट 30 फुट नीचे जाते थे हर साल, फिर ऊपर आते थे, छेद करते थे, तो बारिश का सारा पानी जमीन के अंदर जाता था। फिर इसके अलावा केचुए क्या है, फसलों की जड़ बढ़ाने के लिए जगह कर देते थे, हवा को अंदर जाने की जगह कर देते थे, वापसा बनता था। अब केचुए आने, मान लो खेती की मिट्टी में केचुए गायब हो गए, जो मिट्टी को नीचे ऊपर करते थे, पानी लाने का काम करते थे, ये केचुए गायब हो गए, तो जमीन के अंदर जो है पानी जाना बंद हो गया, तो जमीन के अंदर गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो हलचल होगी, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेंगी। तो केचुए जो है ये भूकंप पर ज्वालामुखी को बचा के रखते थे, जमीन के अंदर पानी भेज के मिट्टी को, भूमि के जो अंदर की ज्वाला को ठंडा रखते थे, है ना। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध, कुएं में पानी रहता था पहले, अब कुएं में पानी रहना बंद हो गया, जो है 100 फुट 200 फुट 400 फुट 1000 फुट तक नीचे चला गया है भारत का वाटर लेवल, और वहां तक ट्यूबवेल खोद के किसान पानी निकाल रहा है। तो ये केचुए खेती में आने बंद हो गए। इसका मतलब अभी जो है रासायनिक खेती जो है भूकंप और ज्वालामुखी ये भी उत्पन्न करेगी।
मात्र छोटे से जीव, केचुए जैसे ना जाने कितने जीव खेती से गायब हो गए। तो इन सब का दुष्परिणाम जो है भोगना पड़ेगा। इसके अलावा रासायनिक खेती से मनुष्य की सेहत कितनी खराब हुई। पंजाब में गांव-गांव में जो है कैंसर के मरीज हो गए, पूरे देश भर में गांव-गांव में शुगर के मरीज हो गए हैं, ब्लड प्रेशर, कितनी तरह की बीमारी आ गई। जो है मनुष्य का जो है आने वाली पीढ़ी प्रजनन करने में सक्षम नहीं रहेगी, इतनी ज़्यादा समस्याएं खेती में आ गई है। खैर मैं इस सब की चर्चा नहीं करूंगी। ऐसी मिट्टी में खेती करने के लिए हमें भूमि उपचार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भूमि उपचार। और वो भूमि उपचार भी बहुत छोटा है, मात्र 5-6 महीने में भूमि उपचार करके आप सीधे बिना जुताई निंदाई गुड़ाई की खेती में आ जाएंगे। केवल भूमि उपचार कर लीजिए। टीसीबीटी प्राकृतिक खेती, जिसमें ना जुताई है, ना निंदाई है, ना गुड़ाई है, ना कोई दवाई है, क्योंकि कोई बीमारी आती नहीं और रिकॉर्ड प्रोडक्शन आएगा। अभी तक हमें 18 फसलों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन मिल चुके। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देखेंगे तो मिलेंगे वो सारे सब्जियों के, धान, गेहूं, चना, अरहर, मूंग, मटर, मसूर, पपीता और जो है केला उत्पादन में बम्पर उपज प्राप्त हो चुकी है। तो ये जो है आप मेरे YouTube चैनल में देखें तो भूमि उपचार की एक सरल प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं, मात्र 6 महीने में पूरी हो जाएगी, है ना। ये प्रक्रिया करके आप बिना जुताई की खेती में चले जाएंगे और उसके बाद भूमि उपचार करने के बाद जिंदगी भर जुताई नहीं करनी है, केवल बेड बना के उस पर फसल लेनी है। आइए पद्धति कैसे करते हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको जो है अपनी मिट्टी बहुत ज़्यादा कड़ी हो गई तो सब सॉइलर चलाओ। सब सॉइलर क्या होता है? इतना लंबा एक जो है उसमें जुताई करने के लिए लंबा सब्बल के आकार का लगा होता है, ट्रैक्टर के पीछे लगा के उसको चीरा लगाओ। यानी इसको चीरा लगाना भी हम बोल सकते हैं, मिट्टी में चीरा लगाना। क्यों लगाना है मिट्टी में चीरा? क्योंकि पानी अंदर जा नहीं रहा है, हवा अंदर जा नहीं पा रही है, क्योंकि केचुए आने जाने बंद हो गए। तो अपनी टेक्निक में एक बार जिंदगी भर में आप ये चीरा लगाओ। इसको जो है आधुनिक विज्ञान इसको सब सॉइलर कहता है, सब सॉइलर, ठीक है। तो ये चीरा लगाओ ताकि जो भी पानी है वो हमारे खेत में अंदर जाने लग जाए। तो अपने टेक्निक में जीवन में एक बार ये लगाना है, क्योंकि बहुत कड़ी मिट्टी है तो लगाओ, नहीं कड़ी है तो कोई बात नहीं। तो ये सब सॉइलर चलाइए, 5 फुट के अंतर से ऐसे आप चला सकते हो, ऐसे ऐसे आप चला लीजिए सब सॉइलर, ठीक है। बस एक बार। फिर अगला काम क्या करना है? अगला काम है मिट्टी का आच्छादन। क्या करना है? जो आपका खेत है, जो आपका खेत है उसके कोई भी 3 के तरफ, इधर जो है कोई भी एक तरफ आपको क्या करना है? जेसीबी से जो है 5 फुट गहरा गड्ढा खोदना है। गहरा कितना रहेगा? 5 फुट। और चौड़ाई जितनी जेसीबी की सूंड है उतनी चौड़ाई में अंदर तक जो है मिट्टी निकालना और ये मिट्टी को इधर फैलाते जाना है, इधर पूरा, ठीक है। ये फैलाते जाना है पूरा, इधर से इधर। दूसरा और जो है 5 फुट गहरा गड्ढा खोदने का दूसरा लाभ क्या है कि मान लो जिधर से पशु आते हों, मान लो कहीं से पशु आते हैं और यहाँ पर गड्ढा है, तो फिर पशु के आने जाने का वो जो है एक अवरुद्ध भी हो जाएगा। तीसरा और क्या लाभ है इस नाली का कि तीसरा लाभ क्या है कि आपके खेत में कोई भी चीज बह के उसी आपकी नाली में मिट्टी उसी मतलब उसी खेत में जाएगा, क्योंकि इसमें अभी आप जो है लाल सफ़ेद मिट्टी कुछ और डालेंगे, कार्बन डालेंगे, मान लो कुछ बहा भी तो उसी नाली में जाएगा, इसका निकाल करके वापस खेत में डालना है। जो फसल अवशेष निकलेगा नाली में भर दीजिए और 1-2 सीजन के बाद, एक बारिश के बाद इसी फसल अवशेष जो पूरी तरह से डिकम्पोज होएगा निकाल के खेत में डालिए। तो ये नाली आपके दोहरा तीसरा चौथा लाभ क्या करेगा? नाली बारिश के पानी को जमीन के अंदर स्टोर करेगा, आपके खेत के पानी को। फिर ये मिट्टी निकाल के आप इस खेत में डालेंगे तो 5 फुट की नीचे की गहराई में कैल्शियम, अभ्रक, ठीक है, और जो है मैग्नीशियम, ऐसे कुछ तत्व मिलेंगे, पोटेशियम, फास्फोरस, ये जो तत्व हैं ये उठा के खेत में डालेंगे तो मिनरल्स की आपूर्ति होगी, एक जो है छोटा लेयर बन जाएगा। क्योंकि जो काम केचुआ जो है 5 फुट की मिट्टी को निकाल के ऊपर करता था वो काम आपके जेसीबी ने किया। तो ऐसे 5-7 जो है इसके लाभ हैं,
ये जो है नाली खोद के और इस नाली की मिट्टी को खेत में डालेंगे तो इसके ऐसे 5-7 लाभ हैं। इसको मृदा आच्छादन CVR जो है टेक्निक इसको कहा जाता है। दक्षिण भारत के एक सज्जन है CVR, उन्होंने ये विकसित की, बहुत अच्छी है, इसलिए इसको मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो मृदा आच्छादन कीजिए आप, ठीक है। अगला काम क्या है? अगला काम है मृदा आच्छादन के बाद अगला काम आपका है कि खेत की जो है जुताई कीजिए। 2 बार जुताई कीजिए खेत की, ठीक है। अच्छे से जुताई कर लीजिए 2 बार और रोटावेटर चला लीजिए, बराबर पूरी मिट्टी मिल जाएगी जो जमीन के अंदर से निकली है और जो जुताई की है बराबर मिल जाएगी। खेत की जुताई और रोटावेटर चलाने के बाद अगला काम क्या करना है कि खेत को समतल करना है। आपका जो खेत है उसको अगर आप कंप्यूटराइज समतल कर सकते हैं तो अच्छा है, कंप्यूटर से समतल करें तो अच्छा है, और नहीं समतल करते बनता तो जो जो समतल वाले भाग हैं उन भाग को आपको क्या करना है कि ऐसे कर ले, ऐसे खेत बना ले, ठीक है। ऐसे जो है समतल कर ले, जैसे भी खेत हो ये समतल हो खेत। समतल करने के बाद फिर अगला काम आपका बनता है मृदा आच्छादन। फिर 5वां कार्य आपका होता है मृदा आच्छादन का। तो मृदा आच्छादन यानी अभी हमारे खेत में पिछले जो है 15-20 साल से केचुए ऊपर आए नहीं, तो जिंक, मैग्नीज, कॉपर, निकल, बोरान, ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व नहीं हैं। तो इन तत्वों की पूर्ति के लिए बड़ा सरल उपाय जो है TCBT पद्धति में डेवलप किया, लाल, पीली, सफेद मिट्टी डालना। लाल मिट्टी यानी पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, ठीक है, ये है। पीली मिट्टी यानी सल्फर, बोरान, सफेद मिट्टी यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ऐसे हैं। लाल मिट्टी में मैग्नीज, जिंक जैसे ऐसे तत्व होते हैं। तो लाल, पीली और सफेद मिट्टी अगर खेत में आप डालते हैं तो ये सारी पूर्ति हो जाएगी। तो 1-1 ट्राली या 2-2 ट्राली आप जो है ये खेत में डालिए। यदि आपके पास जो है लाल, पीली और सफेद मिट्टी नहीं मिलती तो मात्र आप जो है सोल से, आपको क्या करना है, सोल वेबसाइट से जाके और 1-1 टन लाल, पीली, सफेद मिट्टी बुलवाइए आप। अब आप कहेंगे मिट्टी सोल से क्यों बुलवाना? सोल ने ऐसे जो है पूरे भारत में ऐसे खदान देखे हैं जहां की फर्टिलिटी मिट्टी में बहुत ज़्यादा है, जहां पर जो है लाल मिट्टी में 20% से 40% तक आयरन है, 60% तक पोटेशियम है, 32 से लेकर 60% तक कैल्शियम है, जिसमें जो है 30 से लेकर के 70% तक कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ठीक है, 8 से 10% तक सल्फर है। तो ऐसी मिट्टी जो है सोल ने पता किया है जिनके अंदर ये मुख्य मिनरल्स कि लाल मिट्टी में आयरन ज़्यादा है, पीली मिट्टी में सल्फर ज़्यादा है, सफ़ेद मिट्टी में कैल्शियम ज़्यादा है, ऐसी मिट्टी सोल आपको उपलब्ध कराएगा, ठीक है। पर इसमें क्या करना है आपको कि ये मिट्टी जो है, क्योंकि इसमें मिट्टी से ज़्यादा खर्च ट्रांसपोर्ट का होता है, तो आपको ठीक से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि जो है 40-50 टन की ऐसी गाड़ी लेकर के और ये मिट्टी बुलवाना पड़ेगा। या तो आप कहीं ले आओ, जैसे लाल मिट्टी महाराष्ट्र में बहुत मिलती है, पीली मिट्टी जो है मुजफ्फरनगर और उधर काफ़ी मिलती है, सफ़ेद मिट्टी जो है राजस्थान में अच्छी मिलती है। तो आप यहाँ से ये मिट्टी बुलवा लें और ये मिट्टी जो है खेत में डलवाइए। और खेत में डलाने के बाद जैसे रोटावेटर और सब चलाने के बाद जब इस मिट्टी डालेंगे ऊपर ये मिट्टी पड़ा रहेगा बढ़िया। केवल इतना करिए। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, कार्बन बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा कार्बन भाई? तो कार्बन जो है ये सारे तत्वों को पकड़ के रखता है। कार्बन की बॉन्डिंग ये होती है, ये जो है फास्फोरस को, पोटास को, जिंक को,
है ना, कैल्शियम को, मैग्नीशियम, ये सबको पकड़ के रखती है। ऐसे कार्बन से ही जो है बॉन्डिंग शुरू होती है, ठीक है, ये कार्बन से ही बॉन्डिंग ऐसी शुरू होती है सबकी, कार्बन ही सबको पकड़ के रखता है ऐसे। तो कार्बन खेत में 1% होना आवश्यक है। कितना प्रतिशत? मिनिमम 1% तो चाहिए ही चाहिए। अभी बार बार जुताई करने के कारण से कार्बन सब हवा में आ जाता है, क्योंकि मिट्टी गर्म होती है तो कार्बन जमीन में रहता नहीं, हवा घुल करके जो है भाप के साथ ऊपर आके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। इसका उदाहरण बताता हूँ। कपास के किसान हर साल, और कुछ गन्ने के किसान भी हर साल 1.5 से 2 टन बायोमास यानी कार्बनिक मटेरियल जमीन में दबा देते हैं, और 1 साल बाद जांच कराएंगे तो फिर उसमें कार्बन 0.3 0.4 ऐसा मिलेगा। क्यों नहीं बढ़ा भाई? इतना ही मिलेगा। क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई कार्बन? क्योंकि जो गड़ाया गया, जो गन्ने की पत्ती और जो कपास के डंठल पत्ती जो जमीन में गड़ाए गए, वो जो है जुताई करने के बाद मिट्टी गर्म हुई, वो सब ऊपर आ गया। और कार्बन नहीं रहता तो जिंक, मैग्नीज जैसे जो आयरन जैसे भारी धातु हैं वो जमीन के अंदर लीच हो जाती है, अंदर चली जाती है। तो कार्बन नहीं रहेगा तो जो है तत्व नीचे चले जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आएगा तो वायुमंडल गर्म होगा। इसके अलावा और क्या नुकसान है? कार्बन नहीं है तो जो है वापसा नहीं बनेगा, कार्बन नहीं है तो ह्यूमस नहीं बनेगा, सॉरी, अच्छा ह्यूमस नहीं बनेगा, पानी पकड़ के नहीं रहेगा तो वापसा नहीं बनेगा, और कार्बन नहीं है तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि पौधा बढ़ता ही किससे है? 97% तो पौधे के कुल वजन का 97% भाग तो केवल कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन के बगैर जिंदगी नहीं है, हमारा शरीर भी सब कार्बन से बना है। तो कार्बन जमीन में स्थापित करने की बड़ी सरल पद्धति जो है विकसित की है टीसीबीटी ने। क्या है? अच्छा, अभी कार्बन के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत से किसान कच्चा गोबर डालते हैं, उसमें फंगस वायरस जाता है, वो एक अलग जो है दुर्घटना है, अलग ही कहानी है। वो खेती आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाती है। तो हरी खाद सबसे अच्छा है, और बहुत साल से हमने खुद जो प्राकृतिक खेती शोध संस्था बनाया, तो हमने हरी खाद सन ढेंचा खूब किया, उनसे कोई कार्बन बहुत नहीं बढ़ता। सबसे अच्छा कार्बन बढ़ने के प्रमाण मुझे मिले वृक्षायुर्वेद में। तो वृक्षायुर्वेद के उन भागों को पढ़ने के बाद मैंने वृक्षायुर्वेद में तिल जमीन में गड़ाने के प्रमाण मिले। तो तिल की खेती जब हमने करनी शुरू की और जमीन में गड़ाई, एकदम से कार्बन बढ़ा। तो 1 या 2 बार हरी खाद के लिए तिल की खेती करनी है। किसकी खेती करनी है? तिल की, हरी खाद के लिए 1 से 1.5 किलो तिल जो है 1 एकड़ में फेंक देना, जिसमें लाल पीली सफेद मिट्टी आप डाल चुके हैं, जिसमें सीवीआर मिट्टी डाल चुके हैं, उसमें तिल फेंक दीजिए और सिंचाई शुरू करिए। और जब भी सिंचाई करें, है ना, 1 या 2 बार या 3 बार, नहीं भी जरूरत है तो कुछ सिंचाई करना है। तिल को जो है जितना आप पानी देंगे, उस पानी में ऊर्जा जल, अणुजल, जीवाणु जल जाएगा। ये बहुत जो है टीसीबीटी पद्धति के बहुत पावरफुल रसायन हैं। कौन कौन से? आपके जो है ऊर्जा जल डालनी है। ऊर्जा जल यानी अग्निहोत्र भस्म फिटकरी का पानी। मेरी जो है टीसीबीटी पंचमहाभूत कृषि पुस्तिका में ये देख लीजिए, पीडीएफ में उपलब्ध है। तो ऊर्जा जल डालिए 1000 लीटर, अणु जल डालिए 1000 लीटर, ठीक है। जीवाणु जल डालिए, ये जीवाणु में 102 के आसपास बैक्टीरिया जीवाणु, ये डालिए। फफूंद भक्षक डालिए, खेत में बहुत ज्यादा फंगस है ना, तो फफूंद भक्षक घोल डालिए, क्योंकि खेत में जो है ये 2-3 तरह के फफूंद जो हैं खेत में हमें डालना है। 3 तरह के नहीं, बहुत तरह के, लगभग 10-12 तरह के फफूंद, ट्राइकोडर्मा से लेकर के, और जो है बिवेरिया और मेटारिजियम वर्टिसिलियम, तो बेसिलस थुरेंजेसिस और जो है वर्टिसिलम लेकानी, ऐसे सब फफूंद भक्षक घोल 500 लीटर बना के डालिए।
फफूंद भक्षक घोल भी मेरे जो है पीडीएफ में उपलब्ध है, वो आप देख लीजिएगा। कीट भक्षक घोल बना के डालिए, विशेष करके निमोटोड बहुत आ चुका है, तो भक्षक PM+ का घोल ये कैसे बनाना, 200 लीटर पानी में आधा लीटर ये डालिए, 2 किलो गुड़ डालिए, 4-6 दिन रखिए, फिर इसको खेत में डालना है। तो ये जो है तिल की खेती करते ही समय डाल दीजिए। जैव रसायन डालिए 200 लीटर। ये जैव रसायन क्या करता है, जैव रसायन मिट्टी में जीवाणुओं के ग्रोथ, मिट्टी में जो जड़ें पड़ी है उनको डिकम्पोज करके वहीं स्टेब्लिश करना, पौधों को बढ़ाना, मिट्टी को मक्खन जैसे मुलायम बनाना, ऐसे बहुत सारे जीवाणु जल और जैव रसायन आपने अगर इतना मात्रा में डाल दिया तो मिट्टी में एकदम से लोच आ जाएगी, मिट्टी मक्खन जैसी बन जाएगी। सडरस भी डालना है। सडरस क्यों, ये जीवाणुओं के प्रजनन को बढ़ाने के लिए, केंचुओं को लाने के लिए और मिट्टी को मुलायम बनाने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भी 30, 40, 50 लीटर तक डाल दीजिए। तो हरी खाद यानी तिल बोते समय ये सब जमीन पे डाल दिए देना है। जो है भस्म रसायन आप मटके में बना करके वो भी डाल सकते हैं, तो वो भी डाल दीजिए जरा। 8-10 किलो भस्म रसायन भी हम इसमें डाल सकते हैं। भस्म रसायन ये भी डाल दीजिए 8 से 10 किलो। और जीवाणु जल के जगह पंचगव्य और सजीव जल भी डाल सकते, जो किसान जीवाणु जल नहीं बना पाएंगे तो पंचगव्य सजीव जल डालिए, वो भी मेरे पीडीएफ में उपलब्ध है। तो ये काम करिए। इसके बाद अगला काम क्या करना है भाई, अगला काम है हरी खाद को जमीन में गड़ाने का। जब 45 दिन 50-55 दिन का हो जाए तिल, और अभी से करिए, अभी गेहूं कटने के बाद एक बार कर दीजिए, फिर मई जून जैसे आपने अप्रैल में किया, ठीक है, तो जो है मध्य मई में आप जो है जमीन पे गड़ा दीजिए। फिर 8-10 दिन बाद फिर एक बार तिल बो दो, है ना, और सिंचाई कर दो, तिल उग जाएगा। फिर वही ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल ये डाल दीजिए, जैव रसायन, भस्म रसायन डाल दीजिए। फिर जो इतना हो जाए तो फिर जमीन में गड़ा दीजिए। अगर आपकी मिट्टी बहुत काली मिट्टी है या मिट्टी बहुत सख्त है, तो काली मिट्टी में तो होती है पत्थर जैसा, और भी कुछ ऐसी मिट्टी लगती तो दोबारा और करिए और फिर जमीन में गड़ा दीजिए। ऐसा आप कर दीजिएगा तो उसके बाद ये समझ जाइए मिट्टी में कार्बन भी स्टेब्लिश हो गया है, सभी तरह के अणु यानी लाल पीली सफ़ेद मिट्टी में सभी तरह के अणु भी चले गए, जीवाणु भी चले गए, उनको प्रजनन के लिए जैव रसायन और सडरस भी चला गया। तो ये नवाकार कीजिए। अब अगला 10वें में क्या करना है, बेड बनाना है। TCBT प्राकृतिक खेती में पहली जिंदगी में एक बार जो है बेड बनाना है, ठीक है, जीवन में एक बार, एक बार बेड बनाना है। और बेड में जो है ये बेड इस तरह से बना है, 3.5 फुट जो है इसकी लंबा जो है चौड़ाई रहे बेड की, कितनी, 3.5 फुट ये बेड की, और ये 1.5 फुट की नाली बनाए। नाली कितने फुट की रहेगी, 1.5 फुट की, और बेड की चौड़ाई रहेगी 3.5 फुट। ये आप बना ले जितनी चाहे नाली। नाली कैसे बनाइए, स्लोब की दिशा में। मान लो आपका ये खेत है और स्लोब अगर इधर के तरफ है, ऐसे अगर स्लोब है, ऐसे स्लोब है, स्लोब इधर के तरफ है, तो बेड आपको ऐसे बनाना है। कैसा, क्रॉस में। ऐसे क्रॉस में बेड बनाइए ऐसे। तो स्लोब से विपरीत दिशा में बेड आप बनाएंगे तो जो भी आप पानी आएगा वो रुकेगा और बेड के अंदर घुसेगा। दूसरा फायदा क्या है कि अगर हम जो है विपरीत दिशा में बनाएंगे स्लोब के, ढाल के, तो बारिश होगी तो इकट्ठे पानी, मिट्टी कट के नहीं जाएगी, और मिट्टी कट के जाएगी भी तो हमारी नाली में तो जाने वाला, इधर तो इधर नाली बनी हुई है ना। तो इस तरह से हम जो है अपने खेत को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेंगे, है ना। रासायनिक खेती का भी पानी अपने खेत में नहीं आएगा। तो ऐसे आप जो है बेड बना ले। और अब बेड बनाने के बाद क्या करना है, अगला काम है कि आपको बेड के ऊपर फिर से एक बार लाल मिट्टी और पीली और सफ़ेद मिट्टी डालना है। आपने देखा होगा कि जो पॉली हाउस वाले बनवाते हैं ना, वो लाल मिट्टी का पूरा बेड बनवाते, 3 फुट ऊपर तक, इतने ऊंचाई तक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई, क्योंकि उनको पता है इसी में मिनरल्स है,
नहीं बनाएंगे तो वो जो है उस मिट्टी में कुछ अच्छे से कुछ पैदा होगा ही नहीं, इसलिए वो बनवाते हैं। तो अभी क्या है, हमारे बेड के ऊपर भी लाल मिट्टी डालिए, ठीक है, आधा आधा टन लाल मिट्टी डालिए। अगर एक एक टन आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं तो आधा टन उस समय डालिए, तिल लगाने के पहले आधा टन लाल मिट्टी को बेड पे डालिए। पीली मिट्टी भी ऐसे आधा टन डालिए, सफ़ेद मिट्टी भी आधा टन बेड पे डालिए, ठीक है। उसके अलावा 1 क्विंटल चूना भी डालिए। चूने के अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं। कौन सा चूना? पाउडर वाला चूना, बिना पका हुआ वो चूना बेड पे डाल दो। कुछ 1 क्विंटल जो है कंडे या लकड़ी की राख भी डाल दो, ठीक है। इसमें भी बहुत मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है। तो ये सब आप जमीन पे डाल दिए। बहुत ज़रूरत अगर आपको समझ में आए तो रॉक फास्फेट भी डालना। वैसे भारत में फास्फोरस की बम्फर है, कहीं फास्फोरस की कमी 2-4 जिलों में बस नहीं है, बाकी फास्फोरस पर्याप्त है। कमी अगर दिखता है तो रॉक फास्फेट भी आप डाल सकते हो, लगभग आधा टन, 5 क्विंटल। तो इस तरह बेड के ऊपर ये डाल दीजिए, सब भुरकाव कर दीजिए। कोई कंपोस्ट खाद बना हो तो वो भी आप बेड पर डाल सकते हो, बढ़िया वाला। कौन सा कंपोस्ट? गाय खुरी खाद, ये डाल सकते हैं, ठीक है। और क्या डाल सकते हैं इसमें? आपका अपना जो है टीसीबीटी का गोवर्धन खनिज खाद भी डाल सकते हैं, शुरू में भी डाल सकते हैं जब तिल बोते हैं तब। गोवर्धन खनिज खाद, इसमें भी जो है 87 से ज़्यादा मिनरल्स हैं और जीवाणु हैं बहुत सारे, ये भी आप डाल दीजिए। लगभग 1 क्विंटल डाल सकते हैं, इसको ज़्यादा नहीं डालना। रिकमेंड तो 50 किलो का है अधिकतम ज़मीन पे, पर एक बार बेसल डोज के रूप में आप डाल सकते हो। थोड़ा ये सब डालेंगे तो हल्का मिक्स भी कर लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब डाल दीजिए। और इस पर फिर मल्चिंग करना है अगला काम। बेड पर ये सब डालने के बाद फसल अवशेष की मल्चिंग, आच्छादन करिए। किसका आच्छादन करना है? फसल अवशेष। धान की पुआल है, बिछा दो जमीन पे, ठीक है, 2 इंच 3 इंच तक। गन्ने की पत्तियां बिछा दो, कोई और भी फसल अवशेष है बिछा दो। अब इसके बाद फिर आपको ये हो गया जीवन में एक बार तैयारी, भूमि उपचार भी हो गई और जमीन की तैयारी भी हो गई। जमीन की तैयारी में एक और जो है बढ़िया काम है, किसी के पास अगर पर्याप्त लकड़ी उत्पन्न है तो ये जो आप बेड बनाए हैं, ये जो बेड अपन बनाए हैं, इस बेड में बीच बीच में आप जो है ये बेड बना हुआ है, ये नाली है, इस पे जो है लकड़ी रख दो। आप क्या रखना है? इस पे लकड़ी रख दीजिए। हाँ, ऐसे ऐसे लकड़ी रख दो और लकड़ी को 4 इंच नीचे गड़ा के रख दो। तो ये आपका जो है फिक्स डिपॉजिट है कार्बन की, हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर जो है बेड के ऊपर लाल पीली सफ़ेद मिट्टी डाल के और फिर आच्छादन करो। ये कर दो तो और अच्छा है, ये आपके जो है सब्जियों की खेती के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बेड के बीच में लकड़ी गड़ा देने से क्या करता है, ये पानी को अवशोषित करके रखता है, और जब मिट्टी में पानी नहीं होगा तो धीरे धीरे रिलीज करेगा, और जब रिलीज करेगा पानी तो वापसा बनेगा। रिलीज करेगा तो जो है लकड़ी के अंदर जो जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम है, ये भी रिलीज होते हैं। तो ये भी एक अच्छी पद्धति है, और ये पद्धति जो है महाराष्ट्र के बदलापुर के हमारे राजेंद्र भट्ट जी करते हैं। तो ये पद्धति भी जो है आप कर सकते हैं। तो ये जो है बेड बना के पत्ती को मल्चिंग कर दी। अब प्राकृतिक खेती करनी है, ठीक है। तो प्राकृतिक खेती कैसे करेंगे? एक बार जमीन की तैयारी हो गई, जैसे मैं आलू के संदर्भ में अभी बताता हूं, आलू की खेती कैसे करेंगे प्राकृतिक खेती में। आलू की खेती, आलू की खेती करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो ये पराली बिछाने के पहले ही जमीन के अंदर जो है गड्ढा करके ऐसे आलू आप लगा दो, ठीक है। 1-1 फुट के अंतर से जिग जैग आप लगा सकते हो आलू। जिग जैग आप लगा सकते हो आलू।
जिगजैग आलू लगा दीजिए जमीन के 4 इंच नीचे, मतलब बेड खोद के आलू लगाना है, ठीक है। और दूसरा और क्या होगा कि ये बेड के ऊपर आपको जो है फिर बिछा दीजिए पुआल। और पुआल बिछाने के बाद क्या करना है, पुआल बिछाने के बाद जमीन के ऊपर आलू जो है, जमीन के ऊपर भी आलू रख दीजिए, जमीन के ऊपर आलू रख दो, और है ना, जमीन के ऊपर भी आलू रख दो। और आलू रख के क्या करो, बेड को बिछा दो। तो कितने इंच की, 3 इंच की लेयर बिछा दो, काहे की, धान के पुआल की 3 इंच की लेयर। जैसे 3 इंच की जो है जमीन के बेड के ऊपर आलू रख दो अंडे जैसे, और उसके नीचे भी 4 इंच नीचे आलू गड़ा दो और पुआल से बिछा दो। सिंचाई करनी शुरू करो, और सिंचाई में ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल दो। सिंचाई में क्या दो, ऊर्जा जल, अणु जल, और ये दोनों को हर अमावस्या, इसको हर अमावस्या में दो, अमावस्या के आसपास, ठीक है। और ऊर्जा जल और ऊर्जा जल नहीं, जीवाणु जल, और जो है अणु जल, जीवाणु जल को हर पूर्णिमा में दो। इसको हर पूर्णिमा में झारे से दो। तो जो है, जो ऊपर का धान का पुआल है उसमें भी जो है आलू की शकर चले जाएंगे। तो जमीन के ऊपर भी आलू मिलेंगे आपको लगभग 100 कुंटल, और जमीन के नीचे आलू मिलेगा 150 कुंटल। इस स्थिति में बेड की हल्की खुदाई करनी है, पर जितनी खुदाई होगी उतना वापस जो है बेड बना देना है। आलू की खेती में बेड तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा दूसरी और खेती में तोड़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंद वाली फसल लगाएंगे तो तोड़नी तो पड़ेगी आलू निकालने के लिए, पर जो भी हम जो है बेड को तोड़ेंगे वापस उस बेड को वैसे ही मिट्टी से हमको ढक देनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका है बेड, और ये आपकी है नाली। नाली से चलना फिरना, आना जाना, फसल लगाना, ठीक है, फसल निकालना, ये हम करेंगे। दूसरी फसल लेते हैं तो जैसे किनारे किनारे हमने यहाँ पर बरबटी लगा दी, किनारे किनारे पे, ठीक है, बरबटी या लौकी, गिलकी, ककड़ी, करेला लगा दिए। यहाँ पर जो है खंबे गड़ा दिए, और खंबे में इन सबको चढ़ा दिए, इनको इस पे चढ़ाते जाओ ऐसे। और बीच में क्या कर सकते हैं हम, बीच में यहाँ पर मक्का वक्का भी लगा सकते हैं। बीच 3 फुट के बीच में मक्का लगा दिया, आजू बाजू ककड़ी करेला कुछ लगा दिए, तो मक्का पर चढ़ने के काम आ जाता है। तो इस तरह से आपको लगाते रहना है। बरबटी खत्म हो गई तो वहीं उसके बाद करेला लगा दो तुरंत। करेला खत्म हो गया तो बारिश में लग रही है, सेम लगा दो बारिश के पहले। सेम जब तक खत्म होगी तो फिर से बरबटी लगा दो या दूसरी फसल लगा दो। बीच में हम क्या कर सकते हैं, जहाँ भी जगह है वहाँ चौलाई, पालक, मूली, गाजर ऐसा लगा सकते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक खेती में एक बार बेड बन गया, अब आपको फसल लेती रहनी। गन्ना भी लगा सकते हैं आप। कैसे गन्ना लगाएंगे, मान लो ये बेड है आपका, ठीक है, गन्ना कैसे लगाएंगे, ये 3.5 फुट की बेड है, तो हमको गन्ना कैसे लगाना है, गन्ना लगाना यहाँ, कहाँ, किसी बेड के यहाँ पर, यहाँ गन्ना लगाना, ऐसे गन्ना लगाते चले गए। तो छोड़ दिए ये 3 फुट के अंतर से, लाइन से लाइन 3-3 फुट एक एक गन्ने के पौधे तैयार करके लगा दो। जब गन्ने की खेती है तो मैंने बताया है गन्ने के पौध कैसे, एक एक पौध लगा दो। गन्ने की आँख निकाल लो, आँख जो है ट्रे पे डेवलप कर लो। जब इतना लंबा गन्ना हो जाए तब एक एक आँख लगा दो 3-3 फुट में। थोड़ी मिट्टी गड़ी है, पहले साल लगाना है तो 2-2 फुट में लगा दो। पर दूरी कितनी रहेगी, जो है ये लाइन से लाइन जो है, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर है, तो अभी 5 फुट का गैप हो जाएगा।
तो लाइन से लाइन 5 फुट और पौधे से पौधा 2 या 3 फुट, ऐसा भी हो गया। ठीक है। मिट्टी और मक्खन जैसी मुलायम होगी तो 1-2 साल बाद बीज के एक गन्ने को निकाल देना, तो फिर कितना हो जाएगा, लाइन से लाइन 10 फुट गन्ने का, लाइन से लाइन 10 फुट और पौधे से पौधा तो है ही 2 फुट की भीरा बन जाएंगे 1-2 साल बाद। ये टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में गन्ना जब तक आप लेना है तब तक ले सकते हो, एक बार गन्ना लगाना है बस, जिंदगी भर। अभी 15 साल से एक किसान लगातार गन्ना जो है निकाल रहे हैं। मैं जब नरसिंहपुर में आया था, प्राकृतिक खेती शोध संस्था 2009 में बनाई थी, उसी समय पे नरसिंहपुर जिले के बघवार गांव में RS नारोलिया जी हैं, उनके यहाँ ये गन्ना सबसे पहले हमने लगाया था। क्यों? वो शुरू से ही जैविक खेती करते थे, उनकी मिट्टी मक्खन जैसी मुलायम थी, तो ऐसे ही हमने बेड बना के सीधे गन्ना लगा दिया था। वो आज तक 2009 से लगे तक आज तक लगातार गन्ना निकाल रहे हैं। तो टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में गन्ना, केला जिंदगी में एक बार लगाना है, जब तक चाहे तब तक फसल ले सकते हो आप। ठीक है। तो इस तरह से बेड बना करके आप जो है खेती करें। प्राकृतिक खेती में एक और है 56 भोग वाटिका बनाओ आप। 56 भोग वाटिका क्यों बनाओ? कई कारण है कि अभी बाजार में ऐसे कोई सब्जी और फल नहीं आते जो पंच महाभूत हों, जिनमें पंच महाभूत यानी कंप्लीट न्यूट्रिशन हो। पंच महाभूत युक्त जो है कोई ना सब्जी आती ना फल आता, ना कोई सब्जी मिलती ना फल मिलता है, सब हिडन हंगर के शिकार हैं। मिट्टी में जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है, मैग्नीज नहीं, तो कहां से फसल में आएगा जिंक, कॉपर, मैग्नीज? फिर वो उस फल को कितने ही आप किसी विधि से पकाओ या सब्जी, उसमें जो है ही नहीं, अंदर ही नहीं जिंक, मैग्नीज, कॉपर, तो वो जो है हमारे भोजन में नहीं आएगा, तो हम हिडन हंगर के शिकार हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, है ना। मानव स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संकट WHO ने हिडन हंगर, छुपी हुई भूख यानी कुपोषण को कहा है। तो आज बाजार में जो भी मिलता है। दूसरा, अभी मिट्टी में क्या है, बहुत ज़्यादा जो है DAP डल रहा है यानी फास्फोरस डल रहा है, और जिंक, मैग्नीज, कॉपर लीच हो गए, है ही नहीं मिट्टी में, खत्म हो गए ऊपर के 6 इंच में। तो जो भी सब्जी आती है ना वो रबड़ खाए जैसे हो रहा है, फल भी आ रहे हैं और रबड़ जैसे लग रहे हैं, अंदर टेस्ट नहीं है, उनके अंदर रस ही नहीं है। 6 रस तो बात की छोड़िए, षड्रस की बात छोड़िए, वो उनका मूल रस, किन्नू खाओ किन्नू खाए जैसे लगता, केला खाओ केला खाए जैसे लगता, पपीता खाओ पंचिट्टा लगता है। ठीक है। आम खाओ टेस्ट नहीं रहता, अमरूद खाओ टेस्ट नहीं, क्यों? न्यूट्रिशन ही नहीं है उसमें, तो टेस्टलेस हो गए हैं। तो अभी टेस्टलेस है मतलब न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मतलब हिडन हंगर, कुपोषण, छुपी हुई भूख। तो आपको क्या करना, 56 भोग वाटिका लगाना, सब तरह के आम, अमरूद, केला, जामुन, संतरा, मौसम्बी, लीची, सहतूत सब लगाओ, इतने अच्छे अच्छे फल हैं दुनिया में। ये फल का रेट कितना ही बढ़ा, आपके खेत में तो फ्री में ही मिलना है ना, आपको तो केवल थोड़ा बहुत पानी देना है बस। तो इनके छांव में रहिए, आनंद से फल खा के जिए। आप फल खा के जीवन जिएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, आपकी आयु बढ़ेगी। तो 56 भोग वाटिका लगाओ। 56 भोग वाटिका और क्या है कि 56 भोग वाटिका मैं बोलता हूं आप घर ऐसे जगह बनाओ, यहां पर घर बनाओ बढ़िया। कहां पर? यहां पर घर बना लो और घर बना लो, और घर के चारों तरफ बांस लगा दो। बांस क्या है, 5-7 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देता है, मतलब प्राकृतिक AC है। और बांस क्या है, बांस पूरे घर के चारों ढका रहेगा, तो आपको क्या है कि एक तो क्या है, हवा के थपेड़े नहीं लगेंगे, फिर जंगली जानवरों से सुरक्षा है, फिर बांस से अंदर जो है, बांस के नीचे 37% ऑक्सीजन होता है, 37%, 36 से 37% ऑक्सीजन। इसलिए मेरे एक मित्र हैं, वो तो बांस की खेती करके ऑक्सीजन पार्क के नाम से बांस की खेती करवा रहे हैं, यानी हमारा घर नहीं ऑक्सीजन पार्क बन जाएगा। विदेशों में तो बांस के नीचे चाय पीने के ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं,
क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा रहती, ठंडक रहता है, छांव रहता है। तो ऐसे चारों तरफ बांस लगाइए, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाइए ऐसी बेड बना के, और बीच में जो है जब पेड़ों के नीचे जो है हल्दी और अदरक लगाइए, उससे भी इनकम होगा। और क्या करेंगे, ये किनारे किनारे, बेड के किनारे किनारे जो है आप पालक, मेथी, धनिया ये सब लगा सकते हो। और क्या लगा सकते हो, बेड के किनारे किनारे गाजर, मूली, रतालू या स्वीट पोटैटो जिसको बोलते वो लगाइए। इस तरह से आप 56 तरह औषधि पौधे लगाइए, फूल के पौधे लगाइए। तो इस तरह से 56 भोग वाटिका आप जो है तैयार कीजिए प्राकृतिक खेती में। आपको पूरी जिंदगी में कुछ नहीं करना है, जो मैं बोलता हूँ ना, नक्षत्र पर बीज बोना और केवल फसल निकालने जाना है। काम कुछ नहीं है, बीज बोना और घर जाके सोना, कि भाई हमको केवल फसल लेनी है। जो भी फसल अवशेष निकलता है बेड पे बिछाते जाना है, और सिंचाई भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत कीजिए, 56 भोग वाटिका में आइए और आनंद का जीवन जिए। आनंद का जीवन यानी क्या हो गया, जैविक भोजन, जीवित भोजन करिए, ठीक है। मतलब फल खाइए, पके फल जीवित भोजन है। अनाज खाना है तो उनको छाछ में और जो है गला करके छाछ में रखिए, 4-6 घंटे, ज्वार बाजरा मक्का 4-6 घंटे नहीं 8-10 घंटे उसमें गल जाएगा, जीवाणु युक्त हो जाएगा। तो जीवित भोजन, जैविक भोजन कीजिए। फिर जैविक घड़ी, सूर्योदय के पहले उठना। अच्छा भोजन करेंगे तो आपकी 2.5 घंटे में नींद हो जाएगी। कितने घंटे में, 2.5 घंटे सोता है योगी, 5 घंटे सोता है भोगी, ठीक है, जो खूब खा रहा है, पी रहा है, गृहस्थ जीवन जी रहा है, और 10 घंटे सोता है रोगी। तो जैविक घड़ी पर आप रहेंगे तो आराम से 2.5 घंटे में आपकी ज़िंदगी समय का ऐसे ही बढ़ जाएगा। फिर उठिए, पूरे जीवन भर में जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से जिए। और तीसरा है आपका जैविक भोजन, जैविक घड़ी, जैविक ऊर्जा। निगेटिव चीज़ों से बच के रहिए। आज हमारे घरों में, किचन में 30-35 निगेटिव चीज़ें हैं। रिफाइंड नमक निगेटिव, हाथ मुंह में रखोगे ताकत घट जाएगी। रिफाइंड शक्कर मुख में रखो ताकत घट जाएगी, शुगर मिलों के निकला हुआ। रिफाइंड तेल, सिंथेटिक कपड़े, प्लास्टिक के जूते, चप्पल, मोजे, नायलॉन के बने हुए मोजे, प्लास्टिक का ब्रश, ठीक है, साबुन, सिंथेटिक साबुन, ठीक है, ये आपके जो है सर्फ, मतलब धुलाई के कपड़े, धुलाई की चीज़ें, कितनी सारी हमारे घर में सब सिंथेटिक निगेटिव चीज़ें हैं। हमारे पूर्वज इन सब का उपयोग नहीं करते थे। हमारे पूर्वज चमड़े के जूते चप्पल, लकड़ी के जूते चप्पल पहनते थे, ठीक है, कॉटन के कपड़े पहनते थे, है ना। और हमारे पूर्वजों ने जो त्यौहार बनाया वो ऊर्जा को ध्यान में रख के कि जब जो है बहुत ज़्यादा कफ बढ़ता है तो तिल के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू खाना है। और जब पित्त बहुत बढ़ता है होली में तो सिंदूर का तिलक लगाना, ओरिजिनल जो सिंदूर का पेड़ है उसका निकला हुआ तिलक लगाना। होली में ये परंपरा शुरू की गई, ठीक है। दीपावली में बारिश में बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर ये आ जाते तो दीपावली में घी का दीपक जलाना, और जो है समय समय पर यज्ञ करना, हर अमावस्या पूर्णिमा में यज्ञ करना, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, ये सब जैविक ऊर्जा के नियम थे। तो इस नियम के आधार पर जीवन जीजिए। और चौथा है जैविक कर्म। जैविक कर्म, मनुष्य का कर्म जो है वो कृषि है। हर जीव का कर्म तय है, मनुष्य का कर्म कृषि है। कृषि करेंगे तो आपका जो है ब्लड प्रेशर और शुगर सब कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं आपके शरीर में, क्योंकि कृषि यानी यही प्राकृतिक खेती का कर्म कीजिए। पेड़ पौधों के साथ रहिए, अपने घर के आंगन में गाय पालिए, घर के मध्य में अग्निहोत्र करिए, आपका कर्म पूरा हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है 5वां ऐसा रहेगा तो आपका जैविक जीवन पूर्ण हो जाएगा। जैविक जीवन, और जैविक जीवन पूर्ण होने का क्या है, जैविक जीवन के कितने हैं, यम यानी क्या खाना, नियम मतलब कैसे खाना, जीवाणु युक्त खाना, आहार मतलब आहार मतलब पंच महाभूतों का भोजन, विहार मतलब कैसे पचाना, काम कैसे करना, और प्रत्याहार मतलब हर अंगों को भोजन। प्रत्याहार मतलब हमारी माइट्रोकाइंड्रिया, ऊतक की माइट्रोकाइंड्रिया तक हमारे जो है पानी जा रहा है, हवा जा रही है,
ठीक है। तो प्रत्याहार, फिर है ध्यान, ईश्वर का चिंतन कीजिए, ठीक है। धारणा, जैसी चिंतन करेंगे वैसे आपका डीएनए चेंज होता जाएगा, आपकी पीढ़ी सुधर जाएगी। अगले बच्चे वो सात्विक जो है उनमें सात्विक गुण पहले ही रहेगा, पहले से ही अच्छा रहेगा। 7वीं पीढ़ी में 7 पीढ़ी में हमारा डीएनए पूरा शुद्ध हो जाता है। माँ बाप ने जो खाया पिया जिस तरह से रहा है अगली 7 पीढ़ी तक उसका असर होता है। 7वीं पीढ़ी बाद हमारा मूल डीएनए प्रकट हो जाएगा। तो धारणा, ये हम बीज उत्पादन पर ये कर रहे हैं। जो देसी बीज आज विकृत हो गए ना, देसी बीज लगा उपज ही थोड़ी मिलती है, क्यों? उनके डीएनए चेंजेस हो गए। जैसे देसी गाय दूध नहीं दे रही है, देसी गाय उसका स्वास्थ्य कितना खराब है, देसी गाय उसके बच्चे भार नहीं ढो सकते, बैल नहीं बन सकते अच्छे, तो क्योंकि उनके डीएनए अलग खाते पीते, खराब खाते पीते जो है संक्रमित हो गया, डैमेज हो गया है। तो आप जब यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा की अवस्था में रहेंगे तो आपका जो है डीएनए यानी आपका जो अंतिम अवस्था है समाधि, जिससे हमारा शुक्राणु और अंडाणु तैयार होता है, इस अवस्था में जाके शुक्राणु अंडाणु तैयार होते हैं। यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। 7वीं पीढ़ी में जो मूल डीएनए है सप्तर्षियों के, जो 7 डीएनए के 7 जो हैं प्रकार हैं जिनको सप्तर्षि कहा गया, वो डीएनए आप हम पूरे दुनिया के जितने मनुष्य हैं ये सप्तर्षियों की संतानें हैं। केवल आप अगर जो है यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि की प्रक्रिया में यानी जैविक जीवन जीते हैं, 7वीं पीढ़ी में जाके आपके कुल में सप्तर्षियों का जन्म होगा। जिस कुल के हैं वो ऋषि आएगा जिनको वेदों का पैदा होते ही ज्ञान रहेगा। क्योंकि हम आँख कान नाक हम भूल जाते हैं हमारे दादाजी का, हमारा डीएनए नहीं भूलता। तो जैसे हमारा डीएनए आँख कान नाक नहीं भूलता ना, वैसे हमारे परदादा ने कोई अच्छा ज्ञान उपलब्धि, कोई तपस्या करके कोई ज्ञान प्राप्त किया हो, कोई कला सीखा हो, कोई हुनर सीखा हो, तो वो भी डीएनए के अंदर रहता है, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। ठीक है। आप बुद्धि के बल पर जीने के बजाय भाव के बल से जीने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो इस तरह से जो है ये जैविक जीवन पूर्ण हो जाएगा। इसी के लिए हम गर्भस्थ शिशु संस्कार की प्रक्रिया भी हम करते हैं कि हम इस तरह से जीवन जी के और संतानों को पैदा कैसे करें, और संतानों को पैदा करें और उनको कैसे हम महाराणा प्रताप और श्रवण कुमार अभिमन्यु बना सकते हैं। उसके लिए जैविक जीवन और गर्भस्थ शिशु संस्कार की हमारी एक प्रक्रिया है। वो अभी कृषि का काम आपका ठीक हो जाए, खेती आप अच्छे से करने लगो, तो हमने फिर गर्भस्थ शिशु संस्कार और जैविक जीवन पर भी आपको मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। तो चलिए प्राकृतिक खेती करें और बहुत अच्छी उपज प्राप्त करें। यही जो है TCBT का मूल मंत्र है, यही हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।